हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। चलो, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने कैपलर्स लॉ पढ़े थे। तीनों लॉस रिमेंबर है ना आपको? ऑर्बिटल लॉ, फिर एरिया लॉ, स्वाइपिंग एरिया लॉ एंड टाइम पीरियड वाला लॉ। तो चलो, आज हम देखने वाले यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और सबको बताइए लॉ किसने दिया हुआ है? न्यूटन्स ने। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसा भी कह सकते हो। ओके चलो, नाउ ये यूनिवर्सल लॉ क्यों है? क्योंकि हर एक जगह अप्लाई हो रहा है। नाउ तो हम पहले देखेंगे कि न्यूटन ने कौन सी रिसर्च करी, उसने किसके फॉर्मूला यूज़ करे जिससे वो यूनिवर्सल लॉ की डेफिनेशन और फार्मूला दे पाया। तो सबसे पहले उसने है ना ऑब्जर्वेशन मून के ऊपर किया था। तो वो क्या था, देखो, मान के चलो कि ये हमारी अर्थ है। ओके, ये हमारी अर्थ है। उस अर्थ के आसपास की इस पेरीफेरी में, थोड़ा अर्थ थोड़ी बड़ी दिखाते हैं। ओके, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के आसपास की पेरीफेरी में यहाँ पे मून है। तो अर्थ का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी का हो, तो वो मून के ऊपर भी लग रहा होगा। तो मून जब सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो रोटेशन कर पा रहा है। तो अभी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मून की एसेलरेशन की बात करें तो सफिक्स में एम लिख रहा हूँ तो समझ जाना। एसेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? वी स्क्वेयर अपन आर एम। और ये आर क्या है? रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस। और एम तो मून के लिए। ये तो पता चला एसेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन होती है एम वी स्क्वेयर अपन आर। तो इसे अगर हम एफ इज इक्वल टू एम ए से कंपेयर करें तो देख लो यहाँ पे एसेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर अपन आर एम। नाउ अब ये वेलोसिटी है मून की और ये है रेडियस मून की एसेलरेशन के लिए। अब यहाँ से सर्कुलर मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी को उसने डिफाइन किया 2πr डिस्टेंस अपन टाइम पीरियड टी से। कैसे? देखो, वेलोसिटी की इक्वेशन होती है डिस्टेंस अपन टाइम। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर एम जितनी है और वो एक सर्कल कंप्लीट करे तब तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? अगर वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो तब तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? उसकी पेरीफेरी। तो वो पेरीफेरी कितनी होती है? 2πr। तो डिस्टेंस मिल गया। और एक सर्कल कंप्लीट करने तक के टाइम को टाइम पीरियड टी से डिनोट करते। तो वेलोसिटी को इसने इस तरीके से लिखा। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर दूँ देन माई इक्वेशन बिकम टू का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर एम स्क्वायर अपन एक आर एम तो है ही एंड दूसरा टी स्क्वायर। देखो, एक एक आर एम कैंसल, देन माई इक्वेशन ऑफ ए एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर एम अपन टी स्क्वायर। नाउ ये सारे डेटा उसे पता ही थे। रेडियस ऑफ मून उसे पता था 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। एंड टाइम पीरियड भी उसे पता है 27.3 डेज। और ये हमें भी पता है कि मून एक, वो आप देखते हो वो राशिफल वो सब, हर एक की अपनी अपनी कुछ ना कुछ राशि होती है। किसी की मीन होती है, किसी की जैमिन। तो वो सब जो राशि होती है ना, वो 27 डेज में मून उसमें से कन्वर्ट होता रहता है। हर एक राशि में 27 डेज रहता है, ऐसी ज्योतिषी में बताते हैं। ओके, उससे क्या कहते हैं जो ज्योतिषी को इंग्लिश में अभी मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, बट आप समझ सकते हो। ओके, तो मून एक सर्कल कंप्लीट करने में 27 डेज लगाता है। एंड उसी के अकॉर्डिंग वो फुल मून और डार्क वो सब होते रहता है। ओके, और ये उसकी रेडियस से तो उसने उससे क्या पता चला, पता है इंटरेस्टिंगली? अगर ये दोनों डेटा ये यहाँ पे रख देता है देन ए की जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत कम होगी अर्थ के सरफेस के ग्रेविटेशन जी से। अर्थ के सरफेस के ग्रेविटेशन, अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटेशन जी है, जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उससे बहुत ज़्यादा कम वैल्यू होगी ए। तो यहाँ से उससे एक और डिटेल मिल गई कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस से दूर की ओर जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एसेलरेशन कम होगा, यानी कि फोर्स भी कम होगा। देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसेलरेशन। मास तो कांस्टेंट है ना, मून के मास में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो एसेलरेशन डिक्रीज हो रहा है यानी कि फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो रहा है? देन उसे एक चीज़ पता चल गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे दूर जाते हैं ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे वो दूर जाता है वैसे वैसे कम होता जा रहा है। एक चीज़ उसे पता चल गई कि डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ना उसे ये चेक करना था कि इन्वर्सली फिर भी कितना, इन्वर्सली कितना प्रोपोर्शनल है। तो उसने क्या किया पता है? उसने एजम्पशन लिया कि मान के चलो कि एसेलरेशन डिस्टेंस से स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ए एम रेडियस से
सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ मून है am एंड rm इज द रेडियस ऑफ मून, तो यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए एक्सेलरेशन am इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ rm स्क्वायर। उसने गैस किया पहले, तो उसी तरीके से g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू g प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ आर ई स्क्वायर। अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ई सफिक्स में है, वो अर्थ का है। ओके, फिर उसने क्या किया पता, इन दोनों का रेशियो निकाला, जी अपन ए एम, जी अपन ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम स्क्वायर अपन आर ई स्क्वायर हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो अब उसने जी की वैल्यू 9.8 एज्यूम की और ए एम की वैल्यू तो वो यहाँ से फाइंड कर ही सकता था, तो उससे आंसर मिला 3600। नाउ अगर ये एजम्पशन करेक्ट होना चाहिए तो उसके लिए उसे ये दोनों भी चीज़ें पता थी, रेडियस ऑफ मून भी पता है और रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, हमें भी पता है, तो 64 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 64 या फिर 64 इंटू 10 समथिंग किलोमीटर समथिंग है। ओके, तो ये दोनों भी चीज़ें पता थी, वहाँ से भी उसने डेटा निकाला, वो सेम टू सेम इसके पास में ही मिल रहा था, यानी कि उसने जो जी की वैल्यू एज्यूम करी थी 9.8 वो भी करेक्ट थी, और उसने जो एज्यूम किया था कि जी के अकॉर्डिंग जो मेरी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जी कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है वो भी करेक्ट था। अगर जी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है आर के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, तो जी के अकॉर्डिंग फोर्स भी डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने अभी बात करी कि एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जी में चेंज हो रहा है तो फोर्स में चेंज होगा, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज होगा तो फोर्स में चेंज होगा। एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर में, तो फोर्स भी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में चेंज होगा। नाउ ये सारी डेटा कलेक्ट करने के बाद उसने यूनिवर्सल लॉ के ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन दी, जो यहाँ पे है, मैं लिखने नहीं वाला हूँ, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, बुक ओपन करके रखिए तो उसका भी बेनिफिट उठा देना कुछ। चलो, तो उसने डेफिनेशन कहाँ पे देखी थी, ये रही, देखो मैं इस कैमरा को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन, देखते रहना, मैं उसे बॉक्स कर दूंगा जिससे आपको समझ में आए। ये तो पता चल रहा है पहले कि ये ये रही, देखो, तो डेफिनेशन है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ अगर इस डेफिनेशन को, ये रिमेंबर करना होगी आपको कुछ भी करके, अगर इस डेफिनेशन के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ तो इक्वेशन इस तरीके की होगी, फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास। चलो मान के चलो हमारे पास दो मासेस है, यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, एक मास है m1 और यहाँ पे एक और मास है m2, तो इन दोनों मास के मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r जितना है, स्मॉल r, अगर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस r जितना है तो वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में स्क्वायर है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालूंगा देन माई f इज इक्वल टू हो जाएगा g, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, m1 m2 अपन आर स्क्वायर, तो ये है मेरी यूनिवर्सल लॉ के फोर्स की डेफिनेशन और इक्वेशन। ओके, ये है हमारी इक्वेशन, ये आपको रिमेंबर करनी होगी, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। नाउ अब अगर मुझे ये फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, चलो लिखने की कोशिश करते हैं। अगर इसे मैं f को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, मुझे सिर्फ ऊपर एरो ही निकालना है। देखो बुक में, देखो बुक में जहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे देखो ये वेक्टर फॉर्म दिख रहा है, बुक में जहाँ पे भी देखोगे ना वेक्टर फॉर्म, वहाँ पे आपको बुक के अंदर वो डार्क करके दिया हुआ है, यहाँ पे हम डार्क करने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, सिर्फ ऊपर एरो लिख देंगे तो समझ जाना कि वो वेक्टर फॉर्म में। ओके, चलो देन एफ इज इक्वल टू, अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब भी मैग्नीट्यूड तो यही रहने वाली है, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से समझो। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, मान के चलो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है हमारे पास, तो अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वी एरो करके लिखूंगा तो 3 तो मैग्नीट्यूड तो रहने ही दूंगा, अगर एक्स डायरेक्शन में है तो 3i मीटर पर सेकेंड, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यूनिट वेक्टर से ऐड कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाली है, सॉरी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाली है। उसी तरीके से एफ की मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाली है। अब अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे किसी यूनिट वेक्टर से उसे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ,
अब यूनिट वेक्टर कौन सा होना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर मैंने ऐड किया ना, अगर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होती और मैं आई कैप ऐड करता तो ये रॉन्ग हो जाता। सेम वे में अगर मुझे फोर्स के वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फोर्स की डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर मुझे ऐड करना होगा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। चलो मान के चलो कि फोर्स अप्लाई ऑन मास 2 विथ रिस्पेक्ट टू मास 1। मास 1 की वजह से मास 2 पे फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। क्यों? क्योंकि दोनों, ये तो पता है ना, ग्रेविटेशनल जो भी फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव ही होते हैं, रिपल्सन नहीं होता। तो मास 1 मास 2 को अपनी ओर खींचेगा, तो ये हो जाएगी मेरी फोर्स की डायरेक्शन। सेम वे में अगर मास 1 के ऊपर मास 2 की वजह से फोर्स अप्लाई हो रही थी तो इस डायरेक्शन में होती। चलो, तो अगर मुझे इन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर चाहिए, आर अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो मुझे इसे, इस पूरी सिस्टम को किसी ना किसी का ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखनी होगी। तो मैं इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखूंगा। सबसे इजी वही है, हमें वही आसानी से आती है। आपकी बुक में भी होगी फिगर, देखो कहाँ पे है फिगर, ये रही। चलो मैं कैमरा को यहाँ पे कर देता हूँ, इस फिगर को देखो। अब मैं यही फिगर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, बट मैं एक्सप्लेनेशन करते जाऊँगा कि कैसे फिगर क्रिएट हो रही है। ओके, चलो पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपकी बुक में ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है। मैं होता तो इसे वाई दिखाता। चलो कल चलेगा, कोई नहीं। अब ये मेरा मास m1 है, ये मेरा मास m1 है। तो मास m1 का ओरिजिन ओ से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ, सॉरी इस तरीके से जा रहा है, तो चलो यहाँ पे मास m1 दिखाते हैं, ये नहीं है, ये मेरा मास m1 है। अब सेम वे तो ये हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर r1। सेम वे में यहाँ पे मान के चलो मेरे पास मास m2 है, तो ये हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर r2। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज, दोनों के पोजीशन वेक्टर हमें मिल गए, बट मुझे चाहिए इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में तो फोर्स होगी ना। देखो मास 1 की वजह से 2 पे अप्लाई होने वाली फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। ये फिगर हमने देखी हुई है आगे भी। ओके चलो, अब देखना, अगर मास 1 मास 2 को अपनी ओर खींच रहा है, ये पोजीशन, ये फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में जो भी पोजीशन वेक्टर होगा उसी की कोई ना कोई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। अगर मेरा पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में निकला, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में। अगर ये मेरा पोजीशन वेक्टर इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन में ही है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर चाहिए वो मुझे ये पोजीशन नहीं, सॉरी, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ही मिलेगा। इन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रिएट होगा उसी से मिलेगा। बस मुझे ये फाइंड करना, आर कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। नाउ पहले तो आर क्या है, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किन दोनों के बीच में, r1 एंड r2 के बीच में मेरा। चलो हम क्या फाइंड करने वाले, ये वाले फोर्स के लिए, इस डायरेक्शन के फोर्स एफ के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने वाले। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि मास 2 पे 1 की वजह से अप्लाई होने वाला फोर्स। तो मुझे बताओ इसमें से r1 और r2 में से फर्स्ट पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, या फिर इनिशियल कौन सा होगा और फाइनल कौन सा होगा? r1 मेरा इनिशियल है, r2 मेरा फाइनल होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है इसकी वजह से, तो ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, अगर r मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यानी कि r मुझे फाइंड करना है तो r इज इक्वल टू r2 माइनस r1 है। तो मुझे इन दोनों वेक्टर को माइनस करके r फाइंड करना होगा, r2 में से r1 को माइनस करके फाइंड करना होगा। चलो हम वो ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे। कहाँ पे? मैं यहाँ पे करने वाला हूँ उसे, या फिर नीचे करते हैं। चलो देखते रहना। ये है मेरा r2, ये जो है वही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ r2। अब मुझे उसमें से r1 को ऐड नहीं करना है, माइनस r1 करना है। तो माइनस r1 कौन सी डायरेक्शन में होगा? r1 के ऑपोजिट। देखो ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे की ओर जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस r1। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? r2 प्लस माइनस r1 मीन्स r2 माइनस r1, जो मुझे मिल जाएगा। तो इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है r, वो हो जाएगा r2 माइनस r1। तो r कौन सी डायरेक्शन में मिला? देखो ये वाली डायरेक्शन में मिला, यानी कि r की डायरेक्शन ये वाली करेक्ट है, r की डायरेक्शन ये वाली करेक्ट डायरेक्शन है। नाउ यहाँ पे देखना, फोर्स के लिए मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए था सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे देखना वेक्टर फॉर्म में फोर्स के लिए मुझे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करना है, बट
यूनिट वेक्टर में जो डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर लेने वाला हूँ, फिर से बता रहा हूँ, चलो एकदम स्लो हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो। मुझे मैग्नीट्यूड पता है, मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे में मुझे फोर्स पता है, मुझे फोर्स की मैग्नीट्यूड पता है, फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, तो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट वेक्टर को। तो यहाँ पे फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में है, बट मुझे यूनिट वेक्टर के लिए जो भी डिस्प्लेसमेंट पता है वो इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर मुझे माइनस देना होगा, माइनस आर कैप हो जाएगा, माइनस आर कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर हो रहा है आपको? ये क्लियर हो रहा है आपको? ये क्लियर हुआ कि आर कैप से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिससे मुझे मैग्नीट्यूड जिसकी 1 मिले, सिर्फ डायरेक्शन है उसके पास, बट उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, यानी कि इसे मुझे माइनस निकालना ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैंने इसे मैं 2 1 ही लिखूँ तब भी चलेगा कि फोर्स अप्लाई ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये हो जाएगा उसका फोर्स की वेक्टर फॉर्म। अगर मुझे चाहिए होगा F12, अगर मुझे चाहिए होता है F12, तो क्या F12 इस डायरेक्शन में है ना, F12 का देखो इस वाली डायरेक्शन में, तो F12 की जो डायरेक्शन है वो F21 से अपोजिट में, तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता, इसके अंदर से माइनस निकाल दूं तो मुझे मिल जाता जो भी इक्वेशन G m1m2/r², यही होता है ना, यही होता है। देखो अब देखो यहाँ पे और सॉरी आर कैप तो लिखना रह गया, तो इन दोनों को ध्यान से देखो, एक माइनस है तो एक प्लस है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये प्लस है, बट एक्चुअल वैल्यू ऑलवेज मेरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से अपोजिट में मेरा फोर्स होता है। हमें यहाँ पे सीखना क्या है पता है, आर के अपोजिट में हमारा फोर्स होता है। यहाँ पे देखो आर जिस भी डायरेक्शन में उसके अपोजिट में फोर्स होता है। अगर मैं इसके लिए आर फाइंड करता कि अगर मैं F12 से स्टार्ट करता, तो यानी कि इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, अगर मेरा 2 वेक्टर सॉरी या फिर मास 1 को अपनी ओर खींच रहा होता, अगर मैं वहां से स्टार्ट करता तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू होती और ये मेरी फाइनल वैल्यू होती। तब मुझे फाइंड करना होता R इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो गारंटी वो इसी डायरेक्शन में मिलने वाला था, तभी तो F12 के अपोजिट में होता है ना, F12 के अपोजिट में होता है। देखो अगर R1 माइनस R2 फिगर से इसी तरीके से फिगर से फाइंड करें तो देखो अब मुझे क्या चाहिए, R1 माइनस R2, यानी कि R1 जैसा है वैसा ही ड्रॉ करना है मुझे। देखो तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ R1 जिस डायरेक्शन में, सेम वे में उसी डायरेक्शन में मैं R1 ड्रॉ कर रहा हूँ। अब R2 क्या चाहिए, अपोजिट वाला, R2 देखो अपोजिट, ये हो जाएगा मेरा माइनस R2, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट R। देखो तो वो अपोजिट है, तो हमें क्या सीखना है कि हर बार जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, तो उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में ही है। क्लियर हो रहा है आपको? तो आपको एक यूनिवर्सल फोर्स की इक्वेशन भी याद रखनी है। कौन सी इक्वेशन, तो ऐसे याद रखो, F इज इक्वल टू G, या फिर माइनस बाहर ही निकाल दो, माइनस Gm1m2/r² इंटू आर कैप। ये फाइनल इक्वेशन याद रखो वेक्टर फॉर्म के अंदर माइनस होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि वो वेक्टर के यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स होगी। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे भी देखो आपकी बुक में भी है, ये रही इक्वेशन को देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, माइनस Gm1m2/r²। अरे ये आर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, चलो तो आर क्यूब में कन्वर्ट करने वाली वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है ये। अब F इज इक्वल टू माइनस Gm1m2/r² है, तो आर कैप को कैसे लिख सकते हो, R/r की मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपन उसकी मैग्नीट्यूड को आर कैप से लिख सकते हो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी Gm1m2/r³ इंटू आर, वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। मेनली तो आपको यही याद रखना है, यही डेफिनेशन याद रखनी है आपको, ये वाली डेफिनेशन अच्छे से याद रख लेना, ओके, ये वाली डेफिनेशन। चलो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल की सिस्टम है तब क्या होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो देखो इस वाली फिगर को ही देखना है। इस वाली फिगर के लिए मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ, ओके। चलो तो हम क्या करेंगे पता, ये M2 जो है ना, M2 के ऊपर, इस M2 के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स को देखेंगे। M2 को M1 के ऊपर, ये M1 है, बीच में M1 है, M1 को ये ऊपर वाला M2 अपनी ओर खींचेगा, M3 भी अपनी ओर खींचेगा और M4 भी अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि
हमें पता है कि सारे फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, तो अगर इनके लिए मैं टोटल फोर्स की इक्वेशन लिखूं इसी फॉर्म में बट वो आर कैप में ही रहने वाला हूँ, ये नहीं कन्वर्ट नहीं करने वाला। तो फोर्स अप्लाई ऑन वन वेक्टर फॉर्म में, मास फोर्स अप्लाई ऑन मास वन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस जी M1 M2 की वजह से, तो M1 M2 अपन R12 कैप इंटू R12 स्क्वायर, नीचे होगा R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। सेम वे में अब मुझे क्या करना होगा, सेकेंड फोर्स को भी ऐड करना होगा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन वो तो पता है ना कि जितनी भी फोर्स अप्लाई हो रही है सबको ऐड कर दो, टोटल फोर्स चाहिए तो सेकेंड फोर्स की बात करें तो माइनस जी M1 अब हो क्या होगा M3, देखो यहाँ पे देखो ये M3 फोर्स जो लग रहा है ना उसके ऊपर उसकी बात कर रहा हूँ, M3 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है अपन R13 3 की वजह से 1 के ऊपर फोर्स, ये तो पता है ना, हमने बार बार डिस्कस करके रखा है कि पीछे जो होता है उसके विथ रिस्पेक्ट में आगे वाला, यानी कि R13 इंटू R13 कैप प्लस थर्ड कंपोनेंट ऐड करूँ तो माइनस अब 4, ये जो डाउनवर्ड में 4 अप्लाई कर रहा है फोर्स, डाउनवर्ड में जो मास 4 है उसके वजह से जी M1 M4 अपन R14 स्क्वायर इंटू R14 कैप। क्लियर हो रहा है? तो हमें ये इक्वेशन जो मिली ना, ये जो इक्वेशन देखो यहाँ से F1 इज इक्वल टू जी M1 M2 अपन R12 कैप M2 स्क्वायर इंटू R12 कैप। देखो ये फोकस नहीं हो रहा है, ये ऑटो फोकस पे है ना, इस वजह से हो जा रे भाई, हो जा फोकस। चलो अपने आप होता रहेगा, आपको दिख रहा है वैसे भी, थोड़ा ब्लर में भी पता तो चल रहा है क्या लिखा हुआ है, माइनस जी M1 M3 अपन R13 कैप R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप माइनस जी M1 M4 अपन R14 स्क्वायर इंटू R14 कैप। मैंने कौन सी इक्वेशन अप्लाई करी है, F इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपन R स्क्वायर इंटू आर कैप। हमने जो ये यूनिवर्सल इक्वेशन देखी वेक्टर फॉर्म में, वही मैंने यहाँ पे 3 बार अप्लाई करी है, तीनों को ऐड करके। अब देखना इंटरेस्टिंग क्या है पता है, अब देखना मैंने जो इक्वेशन डिराइव करी और आपकी बुक में जो लास्ट में इक्वेशन देख रखी है, देखो ये वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो मैं जो इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ और यहाँ पे जो इक्वेशन दे के रखी है टोटली अपोजिट है। देखो टोटली अपोजिट है, यानी क्या, इसमें पहले तो माइनस साइन नहीं, देखो ये रही, ये हमारी जो तीनों कंपोनेंट में माइनस साइन थी वो नहीं है, तो वो माइनस साइन कैसे निकाले, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने आगे देखा, क्या देखा कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 और वाइसा वर्सा, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, किसी भी तरीके से लिखो। तो वही उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। आप देखो हमारी इक्वेशन में हमने जो फिगर देख के इक्वेशन डिराइव करी उसके अकॉर्डिंग 1 2 होना चाहिए। फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू 2, फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि हमने ये करेक्ट लिखा हुआ है R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। बट उनकी इक्वेशन में देखो, यहाँ पे उनकी इक्वेशन में यहाँ पे देखो ध्यान से, तो वहाँ पे लिखा R21, उस उनकी इक्वेशन में ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा R21, यहाँ पे लिखा R31। हमारी इक्वेशन को भी देखो, हमारी में 1 3 है, उनमें 3 1, हमारे में 4 1 है, सॉरी हमारे में 1 4 है, उन्होंने 4 1 लिखा। यानी कि उन्होंने इसको, कैमरा में देखो ध्यान से, उन्होंने इसको अच्छे से अप्लाई यूज़ किया हुआ है। ये जो माइनस वाली सिस्टम थी उसे यूज़ करिए कि अगर R12 है तो R12 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, अगर R12 है मेरे पास कैप में, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, यहाँ तो स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, कैप में दिखाता हूँ। अगर R12 कैप है तो उसकी जगह पे मैं माइनस R21 कैप लिख सकता हूँ, या फिर R12 कैप माइनस में तो उसकी जगह पे मैं प्लस में R21 कैप ऐड कर सकता हूँ। सेम वे में अगर R13 कैप माइनस में तो उसकी जगह पे मैं प्लस में R31 कैप ऐड कर सकता हूँ, और माइनस R14 कैप है तो उसकी जगह पे मैं प्लस R14 कैप यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? माइनस पूरा निकाल दूंगा तब प्लस यूज होगा, इसकी जगह पे डायरेक्टली ये यूज नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, ये तो आप वेक्टर में भी जानते। अगर ये मेरा R12 है तो ये मेरा हो जाएगा R21, एक दूसरे के अपोजिट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ तो अगर उनकी जगह पे यहाँ पे माइनस और ये इन तीनों जगहों पे अगर मैं ये अप्लाई कर दूँ तो उनकी जैसी इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। अब देखो तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अपनी फाइनल इक्वेशन, माई वेक्टर F1 इज इक्वल टू जी M1 M2 अपन R13 की जगह, सॉरी 2 की जगह पे 2 1 स्क्वायर इंटू 2 1 कैप
देखो मैग्नीट्यूड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड स्क्वायर भी, अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ होता ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड देखोगे ना तो सेम ही होगी। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो समझो, -5 की भी मैग्नीट्यूड 5 होगी और +5 की भी मैग्नीट्यूड तो 5 ही होगी। तो मैग्नीट्यूड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उसे ऐसे ही कन्वर्ट कर दो तब भी चलेगा। 1 2 की जगह पे 2 1 लिख दो, 1 3 की जगह पे 3 1 लिख दो, 1 4 की जगह पे 4 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे? कैप निकाल में, क्योंकि कैप में क्या है? यूनिट वेक्टर, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो वैसे भी उसकी 1 है, सिर्फ डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो हमें माइनस भी लेना होगा साथ में, इसलिए हम लोग -r12 की जगह पे +r12 लिख रहे हैं कैप में। क्लियर हो रहा है? सेम वे में -r13 की जगह पे मैं कैप में r13 लिख रहा हूँ, प्लस सॉरी कैप में r31 लिख रहा हूँ, प्लस g m1 m3 अपन r31 के स्क्वायर इंटू r31 कैप। तो ये r31 कैप किसकी जगह पे है? माइनस और r13 की जगह पे। सेम वे में प्लस g m1 m4 अपन r41 स्क्वायर इंटू r41 कैप। क्लियर हो रहा है? तो ये जो आपकी बुक में इक्वेशन देके रखी है सेम वे में इक्वेशन डिराइव हो गई। तो हमें क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो फोर्स की वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, वो ये रही, F इज इक्वल टू -g m1 m2 r कैप अपन r स्क्वायर। बस याद रखना है कि ये जो माइनस है वो क्या है? मेरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट हो कि मेरे ग्रेविटेशनल फोर्स से, उस वजह से वो माइनस आ रहा है। हमने दोनों डायरेक्शन में करके देख लिया था, पता है ना? जब F12 फाइंड करे तब r इस डायरेक्शन में था, जब अब F12 इस डायरेक्शन में, ये सॉरी ये 2 1 था, ये 1 2 अगर हम फाइंड करें तब r मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा था। इसके लिए हमने नीचे फाइंड कर रखा है, इस वाली डायरेक्शन के लिए ऊपर फाइंड करके रखा है। तो हमने दोनों देखा हुआ है। तो हमें क्या रिमेंबर रखना है कि हमारा जो ये माइनस है वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि r मेरा और f मेरा जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब मैं डायरेक्शन ऐड करूँगा, यानी कि जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो माइनस ऐड होगा। चलो, तो यहाँ पे हम आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे और देखते हैं। चलो बाय बाय।